क्या हो अगर हम बिना अपनी पूरी जिंदगी जिए अचानक ही मर जाएं, इसी दुनिया में फंस जाएं जहां हमें कोई न देख पाए न सुन पाए। कुछ ऐसा ही हुआ है हमारी बी के साथ। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ है। दरअसल आज से 100 साल पहले बी अपनी टीचर और दोस्तों के साथ एक म्यूजियम देखने गई थी। सभी बच्चे म्यूजियम को देखकर बहुत खुश थे। पुरानी चीजें सबको रोमांचित कर रही थी। बी भी चीजों को देख रही थी। म्यूजियम में स्टैचू है, गिटार है, पुरानी चीजें हैं, सबकी अपनी कहानी है। सारे बच्चे टीचर के साथ खड़े होते हैं। तभी म्यूजियम का गाइड एक स्टैचू दिखाते हुए उसकी कहानी बताने लगता है। गाइड कहता है, ये स्टैचू भोर की देवी इथोस का है। इथोस अमर थी, लेकिन इथोस को जिस आदमी से प्यार हुआ वो इंसान था। इथोस चाहती थी कि उसका प्रेमी टिथोनस हमेशा उसके साथ रहे। इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करती है कि वो टिथोनस को भी अमर बना दे। लेकिन इथोस टिथोनस के लिए हमेशा जवान रहने का वरदान मांगना भूल जाती है। समय के साथ टिथोनस बूढ़ा और बूढ़ा होता चला जाता है। देवी इयोस अपने प्रेमी की ऐसी हालत नहीं देख पाती। आखिरकार वो फैसला करती है कि वो टिथोनस को जाने देगी। स्टैचू की ऐसी दर्द भरी कहानी सुन के टीचर बहुत दुखी हो जाती हैं। वो कहती है, इतने सुंदर स्टैचू की इतनी दुखद कहानी। टीचर बच्चों को म्यूजियम को और जगह पे एक्सप्लोर करने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि किसी चीज को हाथ मत लगाना, बस ध्यान से देखो। बी भी सब चीजों को ध्यान से देख रही होती है। तभी उसको वो जगह दिखाई देती है जहां जाना मना है। बी उस बात को इग्नोर कर देती है और एक्साइटमेंट में अंदर चली जाती है। वहां पुराने जमाने की चीजें थी जो खोद कर निकाली गई थी। तभी बी को वहां एक कांच के बॉक्स में एक रिंग दिखाई देती है। वो रिंग बहुत दिलचस्प थी। वो शाइन कर रही थी। बी उसको टच करती है। उसको पता चलता है ये तो दो अंगूठियों का पेयर है जो एक दूसरे से चिपका कर रखी गई है। बी उनमें से एक अंगूठी उठाकर देखने लगती है। उसमें से ग्रीन शाइन निकल रही थी। तभी अचानक से वहां एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। वो बी को देख लेता है। सिक्योरिटी गार्ड बी को बताता है कि इस जगह पे आना मना है, चलो बाहर चलो। बी ने अंगूठी उठा ली थी, पर वो उसे वापस रखना चाहती है। पर वो सोचती है कि कहीं सिक्योरिटी गार्ड उसकी शिकायत टीचर से न कर दे। इसलिए बी सिक्योरिटी गार्ड से कहती है, अगर आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो मैं आपको एक मैजिक ट्रिक दिखाऊंगी। लेकिन गार्ड उसकी बात नहीं मानता। मजबूरन में बी एक अंगूठी अपने साथ ही बाहर ले जाती है। सभी बच्चों के साथ बी भी सड़क पार करने वाली होती है। तभी एक कार उसे कुचल देती है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। बी जब उठती है, बी को कुछ पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ है। वो अपने घर पर कैसे आई, पर उसके घर में न उसे कोई देख सकता है न सुन सकता है। समय के साथ उसके माता पिता भी नहीं रहे और बी के घर को बेच दिया जाता है। पर बी उसी घर में है। वो अपने घर से बाहर निकल जाना चाहती है, पर वो नहीं निकल सकती। वो अपने घर के हर कमरे में आ जा सकती है। जिन लोगों ने बी के घर को खरीदा, वो लोग जब इस घर में रहने आते तो बी उनको डराती कि वो उसके घर से चले जाएं। इतने सालों में बहुत लोगों ने वो घर खरीदा और बेचा। कुछ बी के डराने के बाद भी वहां रहे और कुछ डर के भाग गए। बी को कुछ पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है। उसे लगता है उसको ऐसी सजा क्यों मिल रही है। एक दिन बी को पता चलता है कि उसका घर एक औरत ने खरीदा है। जल्दी ही वो वहां रहने आएगी। उस औरत का नाम मिसेस सैंचेज है। बी फैसला करती है कि वो उस औरत को डराकर भगा देगी। जब मिसेस सैंचेज बी के घर रहने आती हैं, तो उसके साथ उनका बेटा कोल और बिल्ली नॉर्मन होती है। मिसेस सैंचेज अपने साथ लाए सामान को व्यवस्थित रखने लगती हैं। वो कोल से पूछती हैं, कोल, तुमको ये घर कैसा लगा? कोल कहता है, ये घर एजलेस है, क्लासिक, बिल्कुल एप्पल पाई की तरह। बी ऊपर अपने बेडरूम में जाती है और ग्रामोफोन चालू कर देती है। कोल को लगता है ऊपर कमरे में म्यूजिक किसने चलाया होगा। वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है और उसे बंद कर देता है। कोल को कुछ अजीब लगता है, पर वो अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहता। दरअसल बात यह है, कोल के पिता की मृत्यु कुछ महीने पहले हुई है। कोल और मिसेस सैंचेज उस दुख से उबरना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये घर खरीदा है।
जिससे वो अपने दुख से बाहर आ पाए। कोल के पिता की मृत्यु के बाद से ही कोल ने बात करना कम कर दिया है। उसने गिटार बजाना भी बंद कर दिया है, क्योंकि गिटार बजाने से उसे अपने पापा की बहुत याद आती है। उसके पापा ने ही उसे गिटार बजाना और गाना सिखाया था। अपने पिता की मृत्यु के बाद वो बहुत अकेला हो गया है। बी कोल और उसके पापा की फोटोज के फ्रेम को दीवार से निकालकर नीचे पटक देती है। आवाज को सुनकर मिसेस सैंचेज अपने बेटे से कहती है, कोल जाकर ऊपर देखो, लगता है नॉर्मन ने कुछ गिराया है। कोल जब ऊपर पहुंचता है तो देखता है वहां तो नॉर्मन नहीं है। कोल अपने पापा की तस्वीर उठाता है और उसे दीवार पर टांग देता है। बी कोल से कहती है, क्या ये तुम्हारे पापा हैं? पर कोल बी को न सुन सकता है न देख सकता है। पर नॉर्मन बी को देख लेती है और उसको देखकर म्याऊ की आवाज निकालती है। बी नॉर्मन से कहती है, अच्छा तो तुम मुझे देख सकती हो। उसके बाद कोल स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। जब कोल स्कूल पहुंचता है तो टीचर एक किताब के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। किताब का नाम था द ग्रेट गैट्सबी। टीचर कोल से उस किताब के बारे में सवाल करते हैं, लेकिन कोल कहता है कि मैंने ये किताब नहीं पढ़ी है। दरअसल कोल बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता, उसे लोग अच्छे नहीं लगते। टीचर जान जाते हैं कोल झूठ बोल रहा है। टीचर कोल से कहते हैं, तुम अकेले रहना चाहते हो, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन वो जिंदगी जीने का एक बोरिंग तरीका है। टीचर क्लास को उस बुक से असाइनमेंट देते हैं और चले जाते हैं। कोल स्कूल की कैंटीन में जाता है। कोल की मुलाकात अपनी एक क्लासमेट से होती है जिसका नाम लीडिया है। कोल जब उस ब्रेड को खा रहा होता है तभी लीडिया कहती है, तुम्हारे आसपास मौत नाच रही है क्योंकि तुम्हारे ब्रेड में बड़े होल हैं। कोल कहता है, तो क्या मैं मरने वाला हूँ? पर लीडिया कहती है, मुझे नहीं पता, पर मरा हुआ जरूर है जो तुम्हें डराना चाह रहा है। कोल उससे पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? लीडिया कहती है, टाउन में मेरे दादाजी की एक बुक स्टोर है जिसमें ऐसी किताबें हैं, मुझे उन किताबों से पता चला है। और मेरा एक YouTube चैनल भी है, तुम उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, मैं वहाँ सभी चीजें एक्सप्लेन करती हूँ। लीडिया कोल का फोन लेकर अपनी चैनल को सर्च करती है और उसे दे देती है। कोल कहता है, तुम्हारे तो सिर्फ 12 ही सब्सक्राइबर हैं। कोल हंसता है कि 2 साल में सिर्फ 12 सब्सक्राइबर, ये लो अब 13 हो गए। लीडिया हंसते हुए चली जाती है, पर उसे ऐसा जरूर लगता है कि उसके आसपास जरूर कुछ है। कोल स्कूल से घर वापस आता है और कबर्ड खुलता है, उसमें अपने जूते उतारने लगता है। तभी उसके पैर से जूता निकल जाता है और जोर से एक सीक्रेट ड्रॉअर पर लगता है और वो खुल जाता है। कोल उसको देखता है, वहाँ एक बॉक्स और कुछ किताब जैसा होता है। कोल उसे एक्साइटमेंट में खोलता है और वो देखता है कि कोई किताब नहीं बल्कि एक बहुत पुराना एल्बम है। उसमें बी लिखा होता है। उसमें बी की बचपन की और 17 साल की उम्र तक की तस्वीरें हैं। कोल बी की तस्वीरों को काफी देर तक देखता रहता है, पर बी बार बार एल्बम बंद कर देती है। कोल को बहुत अजीब लगता है कि क्या हो रहा है। आखिरकार वो एल्बम अपने ड्रॉअर में डाल देता है। कोल ध्यान नहीं देता। एल्बम उठाते हुए एक अंगूठी नीचे गिरी थी। दूसरे दिन जब कोल स्कूल जाने के लिए तैयार होता है तो वो अंगूठी कोल के पैर में चुभ जाती है। कोल चीख पड़ता है, वो देखता है वो तो ग्रीन शाइन करती हुई एक अंगूठी है। दरअसल ये वही अंगूठी है जो बी ने म्यूजियम से उठाई थी और उसकी अचानक से मौत हो गई थी और उसके बाद वो अपने घर में कैद हो गई। कोल उस अंगूठी को उठाता है और पहन लेता है और उसे पहनते ही उसे कमरे में एक लड़की दिखाई देती है। वो बुरी तरीके से डर जाता है और नीचे गिर पड़ता है। दरअसल वो बी है जो कोल के अंगूठी पहनने से उसे दिखने लगी है। कोल जल्दी से पुराना एल्बम निकालता है तो देखता है कि ये वही एल्बम वाली लड़की है जो उसे अंगूठी पहनने से दिख रही थी। पहले उसे लगता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है, पर जब वो दोबारा अंगूठी पहनता है तो बी उसे फिर से दिखाई देने लगती है। कोल बहुत डर जाता है, उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ जाता है। बी कोल से कहती है, प्लीज डरो मत और अंगूठी मत उतारो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। देखो मेरा नाम बी है और मैं ही तुम्हारे घर की चीजें गिराती हूँ और डराती हूँ। कोल कहता है, वो सब तो ठीक है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम मुझे कैसे दिखाई दे रही हो। क्या तुम जिंदा हो या तुम मर गई हो? बी कहती है, मुझे नहीं पता, बस ऐसा लगा कि मैंने पलक झपकाई और फिर इस घर में कैद हो गई। मुझे कुछ नहीं पता मैं कितने सालों से यहाँ हूँ और यहाँ रहने वालों को डरा रही हूँ।
कोल उसकी ओर देखता है, वो देखता ही रहता है। बी की आंखों में निराशा है, वो हर शब्द में कोल को अपने अकेलेपन के बारे में बता रही होती है। कोल को बी बहुत अच्छी लगती है, वो उसके बारे में जानना चाहता है। वो बी से कहता है, मुझे अपने बारे में बताओ। बी कहती है, मैं सन 1928 में तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ती थी। मैं तुम्हारी ही तरह हाई स्कूल में थी। हेलोविन के दिन स्कूल की तरफ से हमारी क्लास को म्यूजियम घुमाने ले जाया गया था। मैं मेरे दोस्त म्यूजियम गए थे। हम बहुत मजे कर रहे थे और म्यूजियम की चीजें देखकर एक्साइटेड थे। तभी मैंने वहां यही अंगूठी एक बॉक्स से उठाई थी और जैसे ही म्यूजियम से बाहर आई, मुझे एक कार ने टक्कर मार दी और मेरी जान चली गई। मैं जान ही नहीं पाई कि मैं मर गई हूँ या जिंदा हूँ। मैंने यहाँ से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं निकल नहीं पाई। देखो, मेरा हाथ खिड़की के बाहर भी नहीं जा सकता। जैसे ही बी खिड़की के बाहर हाथ निकालती है, उसका हाथ बाहर निकल जाता है। वो खुशी से नाचने लगती है कि उसका हाथ बाहर कैसे निकल गया। कोल को बी की मासूमियत और उसकी एक्साइटमेंट देखकर बहुत खुशी होती है। कोल अपने पिता की मौत के इतने दिनों बाद आज बी से बात करके खुश हो रहा है। बी कोल से पूछती है, तुम्हारी दीवारों पर किसके पोस्टर लगे हैं? कोल उसे बताता है, ये सभी पॉप स्टार हैं। मेरा मतलब सभी फेमस म्यूजिशियन हैं और जिनके बारे में तुम पूछ रही हो, इनका नाम टाइलर स्विफ्ट है। दरअसल बी को आज के जमाने के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। बी कहती है, कोल, क्या तुम भी गिटार बजाते हो? पहले बजाता था और उसके बाद चुप हो जाता है। बी कहती है, कोल, मेरे माता पिता बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे। उन्होंने मुझे पियानो बजाना सिखाया था। वो कहती है, मुझे मरे कितना समय हो गया है। कोल कहता है, तुम 1 सेंचुरी पुरानी घोस्ट हो। बी चुप हो जाती है, फिर कहती है, मुझे लगा 20-30 साल ही बीते होंगे, पर मैं 100 सालों से यहाँ कैद कर रही हूँ। वो कोल से कहती है, मैंने 100 सालों में क्या क्या मिस किया है, तुम मुझे बताओगे? कोल बी की आंखों में देखता है। उससे बात करना उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। कोल बी को कहता है, मैं जरूर बताऊंगा। कोल बी को बताता है कि इतने सालों में इंसान स्पेस पर जा चुका है, चंद्रमा पर जा चुका है। ड्रोन, कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल, हर तरीके की टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है। आज मोबाइल से आप फोटो खींच सकते हो, मैसेज भेज सकते हो, वीडियो बना सकते हो और किसी भी म्यूजिशियन को सुन सकते हो। कोल बी को कुछ पुराने फुटबॉल मैचेस की वीडियोस दिखाता है। वो वीडियोस भी दिखाता है जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा। आकाश में उड़ते हुए प्लेन्स की वीडियोस दिखाता है। बी को वो सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो कोल से कहती है, काश मैं भी प्लेन उड़ा पाती। प्लेन आपको आजादी देता है कि आप कहीं भी जा सकते हैं। कोल बी से कहता है, हाँ बी, अगर तुम्हें कभी मौका मिला तो तुम जरूर उड़ाओगी। तभी कोल की माँ मिसेस सैंचेज कोल को स्कूल जाने के लिए आवाज लगाती है और याद दिलाती है कि आज स्कूल में हैलोवीन की पार्टी है, तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। बी कोल से कहती है, क्या तुम मुझे अपने साथ स्कूल ले जाओगे? पहले तो कोल मना कर देता है, पर बाद में बी से कहता है, ठीक है, पर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरी माँ को नहीं डराओगी। बी मुस्कुरा देती है और हाँ कहती है। स्कूल जाते हुए वो रास्ते में चलती हुई गाड़ियों को देखती है, स्केटिंग करते हुए लड़कों को देखती है। उसे लगता है वो एक अलग दुनिया है, उसकी दुनिया से अलग दुनिया। यहाँ के लोग एक तेजी में हैं। कोल बी को स्कूल ले जाता है। सभी हेलोइन की कॉस्ट्यूम में थे। उसकी पहचान का कोई नहीं। बी वहां नहीं रुकती, वो स्कूल के म्यूजिक रूम की ओर चली जाती है। तभी स्कूल में लीडिया कोल को देखती है और उससे पूछती है, क्या तुम्हें अभी भी भूत हॉन्ट कर रहा है? कोल कहता है, नहीं तो, लेकिन लीडिया भूतों की प्रेजेंस को महसूस कर सकती है। उसके अंदर एक रहस्यमयी ताकत है। भूतों के आसपास होने पर उसको अपने आप पता चल जाता है। वो कोल के हाथ में अंगूठी देख लेती है और पूछती है, ये अंगूठी तुमने क्यों पहनी है? कोल कहता है, ऐसे ही, कुछ खास नहीं, बस मुझे मिली और मैंने पहन ली। वो लीडिया से बी को छुपाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि बी के बारे में किसी को भी पता चले। उसके बाद कोल बी के पास स्कूल के म्यूजिक रूम में जाता है। वो देखता है कि बी बहुत अच्छा पियानो बजा रही थी। बी कोल को कहती है, क्या तुम गिटार बजाओगे? कोल गिटार के पास जाता है, कुछ सोचता है और गिटार उठा लेता है और बी के साथ गिटार बजाता है। दोनों बहुत अच्छा बजा रहे थे। बी कोल से कहती है, तुम बहुत अच्छा बजाते हो, क्या तुम स्कूल में सबके सामने परफॉर्म करोगे? कोल कहता है, हाँ, अगर तुम वादा करो कि तुम सबसे आगे बैठकर सुनोगी। बी हाँ में सर हिला देती है। कोल बी को कहता है, अच्छा उठो, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। कोल बी को थीम बेस्ड पार्टी में ले जाता है, जहाँ लोगों ने सन 1928 के जमाने के कॉस्ट्यूम पहने होते हैं।
बी को वहां जाकर बिल्कुल अपने जमाने के लोगों की याद आ जाती है और वो बहुत खुशी महसूस करती है। लोग वहां डांस कर रहे होते हैं। अचानक से एक आदमी बी से टकरा जाता है और उसके कपड़े पर एक ड्रिंक गिरा देता है। बी के कपड़े गंदे हो जाते हैं। बी हड़बड़ा जाती है कि ये क्या हुआ। कोल उसको छू लेता है। तभी एक औरत बी की हेड की तारीफ करती है। बी को अचानक से सब लोग देख पा रहे थे। कोल बी को छू पा रहा था। कोल बी को कॉस्ट्यूम रूम में ले जाता है और उसे एक ड्रेस पहनने के लिए कहता है। कोल भी एक ड्रेस पहन लेता है। कोल बी को उस नई ड्रेस में देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। बी कोल के साथ डांस करती है। बी और कोल बहुत गंदा डांस करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ को एंजॉय करते हैं। दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे से खूब बातें करते हैं। तभी रात के 12 बजने का साउंड सुनाई देता है। कोल बी का हाथ पकड़ना चाहता है लेकिन बी को अब वो छू नहीं पाता। कोल हैरान हो जाता है कि बी फिर से पहले जैसे कैसे हो गई। बी को लगता है जैसे वो फिर से मर गई हो। उसकी आंखों में बहुत दुख है। कोल बी के दर्द को समझता है। वो उसे लेकर वापस घर आ जाता है। लीडिया कोल को अपने दादाजी की बुक स्टोर में आने के लिए फोन करती है। कोल जब लीडिया के पास पहुंचता है तो लीडिया कोल को एक किताब दिखाती है जिसमें हूबहू वैसी ही अंगूठी होती है जैसी कोल ने पहनी है। लीडिया कॉल से कहती है, कॉल, ये अंगूठी एक प्रेमी जोड़ी की है। यह एक जादुई अंगूठी है। ये अंगूठी जोड़े में थी। ये देखो दूसरी अंगूठी की पिक्चर। इस किताब में लिखा है कि अंगूठी एक राजा ने अपने और अपनी प्रेमिका के लिए एक जादूगर से बनवाई थी क्योंकि वो हमेशा अपनी प्रेमिका के साथ रहना चाहता था। राजा चाहता था कि वो दोनों कभी अलग ना हो। उसके मरने के बाद भी इन दोनों अंगूठियों को साथ ही रखा जाए और जो कोई भी इस अंगूठी को अलग करने की कोशिश करेगा उसकी बहुत दर्दनाक मौत होगी और वो जन्म और मरण के बीच इसी दुनिया में फंस जाएगा और तब तक भटकेगा जब तक कि वो दूसरी अंगूठी ढूंढ नहीं लेता। वो साल में एक दिन अपनी मौत के दिन कुछ घंटों के लिए बस शरीर पाएगा। उसके बाद न कोई देख सकेगा न सुन सकेगा सिवाय इस अंगूठी को पहनने वाले के अलावा। लीडिया कहती है, अगर तुम चाहते हो कि तुमको और तुम्हारी माँ को भूत ना डराए तो इस अंगूठी को उसके दूसरे भाग के साथ जोड़ दो। कोल, मैंने पता किया है कि 24 घंटे बाद इस अंगूठी के दूसरे पेयर की नीलामी शुरू होने वाली है। नीलामी एशियंट हिस्ट्री म्यूजियम न्यूयॉर्क में हो रही है। तुम उस घड़ी को खरीद लो। कोल लीडिया को जवाब नहीं देता। कोल बी से मिलने के लिए परेशान हो जाता है। वो सोचता है हेलोइन के दिन बी की डेथ हुई थी इसीलिए वो कल विजिबल हो पाई। कोल वो अंगूठी खरीदना चाहता है। वो चाहता है बी आजाद हो जाए लेकिन वो उससे दूर नहीं होना चाहता। उसकी आंखों में बी का चेहरा, उसकी बातें घूमने लगती हैं। उसे लगता है अगर बी उसे छोड़कर चली गई तो वो जी नहीं पाएगा। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। वो बी को उस दूसरी अंगूठी के बारे में बताना तो चाहता है पर बता नहीं पाता। और कोल अंगूठी के दूसरे पेयर को ऑनलाइन खरीदना चाहता है लेकिन तब तक उस अंगूठी को कोई और खरीद लेता है। लीडिया को लगता है कोल ने दूसरी अंगूठी खरीद ली होगी इसलिए वो कॉल को मैसेज करती है, मुझे लगता है कि उस अंगूठी को खरीदकर तुम घोस्ट फ्री हो गए होगे। ये मैसेज बी भी पढ़ लेती है। अब कोल से पूछती है घोस्ट फ्री होने का क्या मतलब है। कोल उसे उस अंगूठी के दूसरे पेयर की नीलामी के बारे में सब बता देता है और लीडिया ने उसे जो कुछ बताया होता है वो सब कुछ। बी कोल से पूछती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। कोल कहता है क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। बी कहती है तुम भी एक दिन मर जाओगे कॉल, पर मैं हमेशा ऐसी ही भटकती रहूंगी। क्या तुमको मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। इन सारी परेशानियों और दुख से निकलने का मेरे पास एक मौका था, तुमने मुझसे वो भी छीन लिया। बी बहुत दुखी हो जाती है, बहुत नाराज हो जाती है। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। वो कॉल से कहती है अंगूठी उतार दो और चले जाओ, मुझे ऐसे ही तड़पने दो, मैंने समझौता कर लिया है। कॉल उसकी ऐसी हालत देखकर रोने लगता है। वो फैसला करता है कि वो एक आखिरी कोशिश बी के लिए करेगा। उसे समझ में आ गया है कि बी कितने दर्द से गुजरी है। पॉल एशियंट हिस्ट्री म्यूजियम में फोन करके अंगूठी के दूसरे पेयर को खरीदने वाले का नाम पता करने की कोशिश करता है लेकिन म्यूजियम वाले बताते हैं कि वो इस अंगूठी के बारे में जानकारी अभी नहीं दे सकते। कल शिपिंग के समय जो जानकारी होगी दी जाएगी। कोल को पता चलता है अंगूठी अभी तक म्यूजियम में है। वो लीडिया को फोन करता है और उसे अपने घर आने के लिए कहता है। वो कहता है हमें अंगूठी के दूसरे पेयर के लिए म्यूजियम जाना है, क्या तुम हमारे साथ चलोगी। लीडिया कहती है मैं आ रही हूँ। लीडिया घर आती है और कोल से मिलती है। कोल लीडिया को बी के पास ले जाता है और बी को कहता है बी चलो म्यूजियम चलते हैं।
अंगूठी का दूसरा पेयर अभी भी वहाँ है। लिडिया अपनी कार निकालती है और तीनों म्यूजियम की ओर निकलते हैं। लिडिया कोल को अंदर जाने के लिए कहती है। कोल बी को लेकर म्यूजियम के अंदर जाता है, लेकिन जिन सामानों की शिपिंग होनी है वो कमरा बंद है। बी बिना दरवाजा खोले ही दरवाजे के आर पार चली जाती है और अंदर से दरवाजा खोल देती है। कोल अंगूठी की नीलामी नंबर से उस बॉक्स को ढूंढ लेता है। बॉक्स को खोलता है, वो अंगूठी देखता है। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हैं। उसको ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसकी जान निकाल रहा है, लेकिन वो फिर भी बी से पूछता है, बी तुम तैयार हो? बी कहती है रुको। उसके बाद बी कोल से कहती है, थैंक यू कॉल, मुझे नहीं पता इस अंगूठी के वापस रख देने के बाद क्या होगा, लेकिन मैं तैयार हूँ। अगर कहीं भी मेरा वजूद रहा तो मैं तुम्हें मिस करूंगी। तुम अपना गिटार बजाकर गाने का वादा भूल मत जाना। कोल रोता ही रहता है, कुछ भी बोल नहीं पाता और अंगूठी अपनी उंगली से उतार देता है। बी उसको दिखना बंद हो जाती है। कोल अंगूठी को उसके पैर के साथ रख देता है और अंगूठी ग्रीन शाइन करने लगती है और बॉक्स को उसकी जगह रख देता है। कॉल म्यूजियम से बाहर आ जाता है। उसे कुछ नहीं पता बी के साथ क्या हुआ होगा। लिडिया कॉल को उसके घर छोड़ देती है। कॉल का मन बहुत परेशान है। वो बी को बहुत याद कर रहा होता है। कॉल बी का एल्बम निकालता है और उसकी फोटोज देखने लगता है। वो बहुत हताश है। उसे लगता है जैसे किसी ने उसके दो टुकड़े कर दिए हों। कॉल एल्बम के पन्ने पलटता रहता है, तभी देखता है कि एल्बम में कुछ और फोटोज भी हैं जिसमें बी ने अपनी डिग्री हासिल कर ली है, वो पायलट बन चुकी है, वो उसने शादी कर ली है। कोल उन फोटोज को देखकर मुस्कुरा उठता है, पर कोल की माँ मिसेस सैंचेज आ जाती है और उसकी आंखों में आंसू देख लेती है। लेकिन कोल फिर भी बी के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताता, पर वो पूछता है, माँ हम किसी को क्यों मिस करें, क्यों नहीं वो हमारे साथ रहता। कॉल की माँ कहती है, मेरे प्यारे बेटे, एक अच्छा इंसान अच्छी यादें देकर हमें ये अधिकार देते हैं कि हम उनकी यादों के सहारे उन्हें अपने वर्तमान में रख सकें। हमें अपने चाहने वालों को अतीत से खींचकर वर्तमान में नहीं लाना होता, बल्कि हमें उनकी यादों में उन्हें जिंदा रखकर उन्हें भविष्य तक लेकर जाना होता है। वो कहीं नहीं जाते, हमारे ही साथ होते हैं, हमारे साथ साथ जिंदा होते हैं। पॉल दूसरे दिन बी के लिए स्कूल के ऑडिटोरियम में गिटार बजाकर गाना गा रहा होता है कि तुम आज भी मेरे साथ हो और तुम्हारी यादें मुझे हॉन्ट करती हैं। दूसरी ओर बी को दिखाया जाता है। जैसे ही कॉल ने अंगूठी के दूसरे पेयर को उसके पास रखा, बी अपने समय में पहुंच गई जब उसने वो शापित अंगूठी हाथ में उठाई थी और सिक्योरिटी गार्ड को मैजिक ट्रिक दिखाने के बहाने से आंख बंद करने के लिए कहा था, जिससे वो अंगूठी वापस रख सके। और आश्चर्य की बात ये होती है कि वो गार्ड आंखें बंद कर लेता है और बी वो अंगूठी वापस रख देती है। जब म्यूजियम से बाहर निकलती है तो उसके सामने से वही कार गुजर जाती है, लेकिन उसे टक्कर नहीं मारती। वो अपनी जिंदगी वैसे ही जीती है जैसे वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जीना चाहती थी। पर वो कॉल को बहुत मिस करती है। वो उसी ऑडिटोरियम में जाती है जहां कॉल ने उससे वादा किया था कि वो उसके लिए गाना गाएगा। लेकिन बी और कॉल के बीच 100 साल की दूरी है, पर वो एक दूसरे को महसूस करते हैं, भले उनका समय अलग अलग हो। हमारा अतीत ही हमारा वर्तमान है और वर्तमान भविष्य, बस हम ही उसे अलग अलग देख रहे होते हैं। तो ये थी हमारी आज की एक्सप्लेनेशन। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।